बच्चों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आज भाषा और व्याकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाषा क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, बोलियां, उपभाषा और उसकी लिपि, इन चीज़ों पर हम आज जानकारी पाएंगे। साथ ही व्याकरण क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ है भाषा। भाषा क्या होती है? जो हम अपनी बात को, अपने विचारों या अपने भावों को जो हमारे मन में होता है उसको जिस माध्यम से व्यक्त करते हैं वो भाषा कहलाती है। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई? एक तरीके से पूछा जाए आपसे कि भाषा की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगा, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? जिन साधनों के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? भाषा क्या हो गई? भावों और विचारों को का आदान प्रदान करने का एक साधन। अब देखिए, भाषा की बात तो हम समझ गए। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा मुख्य रूप से दो तरह की होती है, दो प्रकार की होती है। दो कौन सी है वो? पहला है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात ओरल लैंग्वेज, जो मुख से ज़्यादा, जो बोल करके हम अपने विचारों को जब व्यक्त करते हैं तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। आगे इसमें बताया गया कि मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम आमने सामने बैठ करके जब बात करते हैं तो वो क्या हो गया? वो उदाहरण हो गया मौखिक भाषा का। इसी तरह हम टीवी पे, दूरदर्शन पे, रेडियो पे या टेलीफोन पे या मोबाइल पे जो हम बातचीत करते हैं, समाचार सुनते हैं, वो इसी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, ये हो गया मौखिक भाषा के उदाहरण हो गए। अब लिखित भाषा क्या होती है? सामान्य रूप से पता चलता ही है। लिखित मतलब लिख करके जो जहाँ पर हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या दूसरों के विचारों को जानते हैं, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। ये भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। इसका मतलब क्या हुआ? भाई, बोलने वाली चीज़ तो समय के साथ साथ बदला करती है। अभी हमने कुछ कहा, थोड़ी देर में उसी बात को हमने कुछ दूसरे शब्दों में कहा, लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। एक बार जो लिख गया वो बनी रहेगी जब तक वो रहेगी। अब इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जैसे कि पत्र, लेटर हम लिखते हैं, या समाचार पत्र, सुबह न्यूज़पेपर आता है हमारे घर में, या कोई बुक है, हमारी पुस्तक है, हमारी जो हम पढ़ रहे हैं पुस्तक, ये भी एक उसी का उदाहरण है, लिखित भाषा का ही। ब्लैक बोर्ड पर जो लिख करके आपको पढ़ाया जाता है वो भी एक उदाहरण है इसी चीज़ का, लिखित भाषा का ही है।
तो ये बहुत सारे हैं, जब आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों ये हो गए भाषा के प्रकार। अब आखिर भाषा का इतना हमारे जीवन में महत्व क्यों है? आखिर इसकी क्या विशेषता, कौन सी भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? जब इस पे विचार किया जाता है तो हमें 3 पॉइंट जो है देखने को मिलते हैं भाषा की विशेषताओं में। वो 3 क्या है? नंबर 1, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। पहली चीज तो भाषा अन्य किसी काम के लिए नहीं उपयोग होती है। भाषा का उपयोग किस लिए होता है? विचारों की अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो पहली विशेषता हो गई कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। दूसरा, भाषा कई सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। ध्वनियाँ तो हम बहुत तरह की निकाल सकते हैं, लेकिन हर ध्वनि का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, या उसका कोई उतनी महत्व उसका नहीं होता है। और भाषा में जब हम ध्वनियों का जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती हैं? सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है भाषा। कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता है। तो ये दूसरी विशेषता। नंबर 3, संसार के प्राणियों में केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करता है। आप देखिए, दुनिया इतनी बड़ी है, उसमें इतने तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन भाषा केवल मनुष्यों की ही होती है। अन्य किसी जीव जंतु की अभी तक कोई भाषा जो है नहीं पाई गई है। ठीक है? तो संसार के जितने भी प्राणी हैं उसमें केवल मनुष्य ही ऐसा जीव है जो भाषा का प्रयोग करता है। अन्य कोई जीव भाषा का प्रयोग नहीं करता है। ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, वो संकेत का प्रयोग करते हैं अपने उपयोगिता के लिए, लेकिन भाषा के रूप में नहीं। तो बच्चों ये हो गई भाषा के प्रकार और भाषा की विशेषताएं। अब हम आते हैं बोली के ऊपर। बोली क्या होती है? बोली भी जो है भाषा का एक छोटा रूप होता है। दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो बोली है वो भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। किसी खास रीजन में जब कोई भाषा प्रयोग की जाती है तो प्रायः वह बोली के रूप में प्रयोग की जाती है, और मुख्य रूप से वो मौखिक रूप में उसका प्रयोग ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको बोली के नाम से हम जानते हैं। अब जैसे कि हमारे यहाँ, हमारे हिंदी क्षेत्र में कई बोलियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ब्रजी, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली, ये सभी हिंदी की प्रमुख बोलियां मानी जाती हैं। तो बच्चों बोली हो गई। अब बोली के साथ साथ उपभाषा का भी प्रायः प्रयोग होता है। उपभाषा क्या है? सब लैंग्वेज, भाषा का ही एक छोटा रूप। अंतर क्या होता है बोली और उपभाषा में? कि बोली में तो हम प्रायः मौखिक रूप से ही अपने कार्य करते हैं, बोल करके ही उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उपभाषा में कुछ मात्रा में हम साहित्य रचना भी करते हैं, इसलिए उसको हम उपभाषा के रूप में जानते हैं। जैसे हिंदी क्षेत्र में ब्रज और अवधी हैं, वो बोली हैं, लेकिन साथ साथ उनमें बहुत सारे साहित्य की भी रचना की गई है, इसलिए हम ब्रज और अवधी को ब्रज भाषा और अवधी भाषा भी कहते हैं।
तो ये हिंदी की उपभाषाएं हो गई दोनों। तो बच्चों ये हो गया भाषा के बारे में, हमने आपको जो बताया कि भाषा, बोली और उपभाषा। अब कोई भी भाषा जो प्रयोग की जाती है, जब उसका लिखित रूप आता है तो हमें लिपि की जरूरत पड़ती है। लिखित रूप देने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। तो खास ध्वनि के लिए खास चिन्ह। यहाँ आगे बताया गया कि लिपि के बारे में बताते हैं। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे हमने कोई ध्वनि निकाली, हमने का बोला, खा बोला, तो ये क्या है? ये मूलतः ध्वनि है। अब इन ध्वनियों को इनको लिखित रूप देने के लिए हमने चिन्हों को बनाया। जैसा कि हम हिंदी में लिखते ही हैं। आप जब अक्षर लिखते हैं, का बोला गया, तो आपने तुरंत, आपको मालूम है कि हमको का कैसे लिखना है। ठीक है? तो ये जो लिखित रूप होता है वो क्या है? वो लिपि कहा जाता है। तो ये जो लिपि यही होता है। अब संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारी भाषाओं के लिए एक ही लिपि है। अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की भाषा प्रयोग की जाती है और उनकी अलग अलग लिपियां भी होती हैं। जैसे कि हमारी हिंदी और संस्कृत भाषा है, तो हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। दोनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी तरह अंग्रेजी है या जर्मन है या फ्रेंच है, ये कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों ये हो गया लिपि के बारे में हमारी जानकारी। अब हम आते हैं व्याकरण के ऊपर। व्याकरण अर्थात ग्रामर। ध्वनियों का उच्चारण करना वो एक अलग बात हो गई। शब्दों का बनाना वो भी एक अलग। लेकिन उसको व्यवस्थित, कोई भी बात हमको अगर कहनी है तो उसको व्यवस्थित रूप में कहना, या कोई चीज लिख करके हमको भेजना है तो उसको एक व्यवस्थित रूप देना ही व्याकरण माना जाता है। तो व्याकरण का अगर शाब्दिक अर्थ हम कहें तो होता है व्यवस्थित करना, या उसको दूसरे शब्दों में शब्दानुशासन भी कहते हैं। जैसे हमारे लिए डिसिप्लिन का बड़ा महत्व होता है अपने लाइफ में, वैसे भाषा का भी अपना एक डिसिप्लिन रूप होता है। अगर उसमें अनुशासन नहीं होगा तो वो भाषा जो है अच्छी भाषा नहीं मानी जाती है। तो इसलिए जिस शास्त्र के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आपको हिंदी अच्छी बोलनी है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, तो आपको व्याकरण आना जरूरी है। नहीं, ऐसे काम चलाने के लिए तो आप बोलते ही हैं, लेकिन सही रूप में बोलने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। अब बच्चों व्याकरण के अंग। अब क्या व्याकरण कोई एक अकेली चीज तो होती नहीं है। व्याकरण में बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। जब हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो हम ध्वनियों के बारे में भी पढ़ते हैं, या अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, फिर अक्षर से हम शब्द बनाते हैं, फिर शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। इसलिए भाषा के हर स्तर के अध्ययन के लिए हमें व्याकरण के अलग अलग अंगों का अध्ययन करना पड़ता है।
तो इसलिए यहाँ पे व्याकरण के जो अंग बताए गए हैं वो 3 प्रकार के अंग बताए गए हैं। पहला है वर्ण विचार। वर्ण अर्थात जो हमारे अक्षर होते हैं का, ख, ग। आखिर कैसे जो है इन वर्णों का आकार कैसा है, कैसा इनका उच्चारण है, कैसे इनके आपस में मिलने से शब्दों का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें हम वर्ण विचार के अंदर या फोनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा अंग क्या है? शब्द विचार। शब्द विचार एटिमोलॉजी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी शब्द अगर बना है, भाई शब्द कैसे बनते हैं? कई वर्णों के मिलने से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे हम कमल शब्द मान लीजिए हमने बोला तो कमल में 3 वर्ण हो गए, का, म, ल। ठीक है, तो इस तरह से आखिर उस शब्द की, कमल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर विकास कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि शब्द विचार। अब शब्दों को, कई सारे शब्दों को मिला करके ही हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो तीसरा अंग क्या हो गया? वाक्य निर्माण वाक्य विचार हो गया, जिसको सिंटैक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? वाक्य कई तरीके के हो सकते हैं। अब हम वाक्यों का अध्ययन करेंगे कि भाई वाक्य हैं तो कितने तरह के वाक्य हो सकते हैं, उसमें तरह तरह के वाक्य बनते हैं। तो वाक्यों का भेद क्या होगा, वाक्य का गठन कैसे कहते हैं, कैसे हम वाक्यों को बनाते हैं, और उसमें जो पद होते हैं, जैसे कहा गया राम घर गया, तो इसमें पद हो गए, राम हो गया और घर अलग पद हो गया और गया अलग पद हो गया। इसलिए इन पदों के बारे में हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जब हम व्याकरण के इन सारे अंगों को सही ढंग से समझ लेते हैं, तब हम भाषा का वास्तव में सही रूप पहचान पाते हैं। तो बच्चों, आज ये हमारा पहला पाठ रहा, भाषा और एवं व्याकरण। इसके द्वारा हमने भाषा के बारे में जाना, भाषा के प्रकार कौन से होते हैं ये हमने जाना, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, बोली, उपभाषा और उसकी लिपि क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और साथ ही व्याकरण क्या होते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने एक संक्षिप्त रूपरेखा हमने आज समझी। आगे हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हमें व्याकरण संबंधी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी।